हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनामिका और आज एक बहुत ही शॉर्ट सी समरी करेंगे जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंस क्या है बिटवीन अ स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी। पॉलिटी पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और एज अ जनरल नॉलेज जानना भी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो यू शुड नो। छोटी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट हैं। So let's get started. But before I get started, again I would say, if you haven't subscribed on Academy Plus, then do it. Use the referral code RANK10 to get the discount of 10%, and top educators will help you in preparing for your examination. You can take benefit from this channel also. Environment and ecology, Indian economy, international relation and others things are available here. आप यहाँ से सीख सकते हो. And hit the bell icon to get the regular updates from this channel also. Okay, let's get started. So, first of all, difference क्या है between a state and union territory? आपको पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, बहुत ही डाइवर्सिटी है यहाँ पे और एक डेमोक्रेसी भी है हमारे यहाँ। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो तीन पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। वन इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, सो व्हाट इज देयर अभी के लिए, जैसे आपको पता है कि आफ्टर इंक्लूजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, राइट नाउ वी हैव 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो आपको पता है कि आर्टिकल 370 को स्ट्राइक आउट कर दिया गया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता था। सो उसके बाद वी हैव 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन दीव, Lakshadweep, Puducherry, Delhi, Ladakh and Jammu and Kashmir are the 9 union territories we are having. So, आपको ये पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसका हमारे बारे में। तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं अंडर पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 1 से 4 तक जो है वो आर्टिकल 1 जो है वो डिफाइन करता है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्या डिफाइन करता है? इंडिया को ये यूनियन ऑफ स्टेट डिफाइन करता है। इंडिया इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अब ये भी जानना जरूरी है कि जो टेरिटरी है इंडिया की वो क्या क्या कंसिस्ट करती है। स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है और जो भी टेरिटरी कोई भी जो अक्वायर्ड की जा सकती है। फर्स्ट शेड्यूल में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। तो आपको पता है कि इसके पहले क्या था, जैसे कि बिफोर इंडिपेंडेंस कैसे इंडिया रूल आउट होता था। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले 2 टाइप के स्टेट होते थे। एक प्रोविंसेस होते थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल्ड होते थे, और दूसरे होते थे प्रिंसली स्टेट जो कि हेरिडिटरी रूलर्स द्वारा कंट्रोल्ड होते थे। जैसे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है राजा हरि सिंह के द्वारा रूल्ड आउट होता था। तो इसके बाद मतलब क्या डिफरेंसेस क्या आया और कि क्यों मतलब एक यूनियन टेरिटरी को बनाए जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1956 जब ये डिस्कशन हो रहा था, जब ये लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ये कहा था, रेकमेंड किया था कि एक ऐसा मॉडल लाओ जो कि एक नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस के लिए कंपैटिबल हो, जो कि मतलब अगर कोई मॉडल ऑफ स्टेट में भी फिट नहीं हो रहा या फिर मॉडल ऑफ जो गवर्नेंस पैटर्न होता है, यूनिफॉर्म गवर्नेंस पैटर्न, उसमें भी फिट नहीं हो रहा, तो एक अलग चीज लाओ। सो इन सबको कंसीडर करके उन्होंने यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन किया और अंडमान एंड निकोबार पहला यूनियन टेरिटरी था जिसे बनाया गया था। ये तो थी इंडिपेंडेंस के बाद की बात, और इंडिपेंडेंस के बाद क्यों यूनियन टेरिटरी की जरूरत पड़ी और ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जानना है कि डिफरेंस क्या है, या यूनियन टेरिटरी क्या है, या स्टेट क्या है। सबसे पहली बात, एक यूनियन टेरिटरी जो है एक स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये जो है डायरेक्टली रूल्ड आउट होता है, कंट्रोल्ड आउट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो लूटेंट गवर्नर होते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रेसिडेंट के, और वो अपॉइंटेड किसके द्वारा होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और आप ये कह सकते हो कि इनका जो है रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में भी होता है। ठीक है, तो आप अगर स्टेट की बात करते हो तो सिंस कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ठीक है, और उसके पास जो स्टेट जो है सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, उसके बाद स्टेट के पास अपना एक सेपरेट गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिनके पास ये राइट होता है कि वो अपने जो है रूल्स
और ये सारी चीजें बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। उनके पास चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और कुछ स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होते हैं। और स्टेट में जो है लूटेंट गवर्नर तो यूनियन टेरिटरी में है, और गवर्नर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हेड होते हैं प्रेसिडेंट के स्टेट में। तो आप ये कह सकते हो गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया। यूनियन टेरिटरी के लिए लूटेंट गवर्नर एंड स्टेट के लिए आपके गवर्नर होते हैं रेस्पॉन्सिबल। तो हाउ यूटी गेट रूल्ड, ये आपको पता चल गया, लूटेंट गवर्नर के द्वारा ये रूल्ड आउट होते हैं। तो सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज अगर आपको पूछी जाए कि क्या क्या है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में, तो आपको पता है कि ऑल द स्टेट्स जो हैं जिनके पास एक अपना इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है और उनके पास अपने लॉ बनाने की आज़ादी होती है, उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, चीफ मिनिस्टर होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नर होते हैं जो कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट स्टेट में काम करते हैं। तो सारे स्टेट और 3 जो यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, पौडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, उनके पास अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट है, उनके पास सीएम है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं। सो आप ये कह सकते हो ये जो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, उनके पास क्या है? पार्शियल स्टेटहुड प्राप्त है इनको। तो आप ये कहोगे कि पार्शियल स्टेटहुड होने का मतलब क्या है? क्या इनको स्टेट जितनी पावर मिल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनको ये चीजें मिलती तो है, पार्शियल स्टेटहुड तो मिलता है, लेकिन इनके पास पावर स्टेट से कम होता है। ये जो चीज है इनको पार्शियल स्टेटहुड, ये इनको अमेंडमेंट के द्वारा करके दी गई थी। उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, सेम लाइक द स्टेट। और उसके बाद रेस्ट ऑल द यूनियन टेरिटरीज जो है वो किसके द्वारा होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर का नाम आपको बस याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और मैं बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको मैप में ये पता चल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का कौन कौन सा एरिया यहाँ पे कवर होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके पास यूनियन टेरिटरी है विद द लेजिस्लेचर, क्योंकि उनके पास क्या है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लेकिन लद्दाख के पास ये जो है यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर है। ठीक है, इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन होंगे वो किसके द्वारा लेड होंगे? लूटेंट गवर्नर के द्वारा, लाइक द अदर यूटीज, जैसे अदर यूनियन टेरिटरीज होते हैं उसी तरीके से लद्दाख होगा। और जो जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी है, जैसा कि मैंने बताया, उनके पास पार्शियल स्टेटहुड तो है लेकिन पावर के मामले में ये स्टेट से कम होते हैं। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी है जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को राज्यसभा में भेजते हैं। अदर यूनियन टेरिटरीज जो है वो मतलब सिर्फ लोकसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं, राज्यसभा में नहीं भेज सकते। तो दिल्ली और पौंडीचेरी आर द ओनली 2 स्टेट विच सेंड द रिप्रेजेंटेटिव टू राज्यसभा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि कौन कौन से जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं वो राज्यसभा में जिनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जाते हैं। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो अगर लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, अगर ये दोनों टेरिटरीज में, दिल्ली और पुडुचेरी में अगर लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा? तो फिर प्रेसिडेंट ही होंगे जो रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यही चीजें होती हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 240 एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 240 क्लॉज 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट को ये हक देता है कि कोई भी रूल्स और रेगुलेशन वो किसी भी यूनियन टेरिटरी में बना सकते हैं। जैसे कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को 2 यूटी के जगह 1 यूटी बनाने की जब चीजें की गई थी, उसके लिए जब रेफरेंस दिया गया था, तो प्रेसिडेंट को ये पूरा हक है कि वो उसके बिहाफ में कंसिडरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टेट के पास ऑटोनोमस पावर है लेकिन यूनियन टेरिटरीज के पास ऑटोनोमस पावर नहीं है। लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी जम्मू कश्मीर के भी रिजेंबल करता है, उसके पास स्पेशल प्रोविजंस है जो ग्रांटेड है जम्मू एंड कश्मीर का, विच मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। नॉर्मल सी चीजें, एक डिफरेंस ये होता है कि जो एजुकेशन है, म्युनिसिपल ऑपरेशन है और ये सारे जो यूटीज हैं वो किसके अंदर में आते हैं? लेजिस्लेचर के अंदर में आते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में तो आते हैं, लेकिन जो कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आपका सिक्योरिटी हो गया, ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो किसके द्वारा मैनेज होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज होते हैं। जैसे कि आपको पता है दिल्ली एनसीआर एक यूटी है, उसके पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो स्टेट के अंदर में नहीं आता, और जिसके कारण स्टेट जो चीफ मिनिस्टर है उनका अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है गवर्नर के साथ।
तो उसमें क्या होता है कि गवर्नर जो एडवाइस देंगे, जिस तरीके से एडवाइस देंगे उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रन होगा। तो आपको मैंने बता दिया है, एक अगर समरी करूं मैं तो डिफरेंसेस क्या क्या है। स्टेट जो है एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, इसके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट है इसके पास, लेकिन यूटीज जो है वो कंट्रोल्ड होते हैं, एडमिनिस्टर्ड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एग्जीक्यूटिव हेड इनके स्टेट के गवर्नर होते हैं, लेकिन यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। उसके बाद इनका जो रिलेशनशिप है सेंटर के साथ ये फेडरल होता है, ठीक है, स्टेट का, लेकिन यूनिटरी और जो सेंट्रल कंट्रोल होता है वो यूनियन टेरिटरी का होता है, यूनियन उनके ऊपर कंट्रोल रखता है। स्टेट जो है वो लार्जर होते हैं एरिया वाइज, लेकिन यूटीज स्मॉलर होते हैं। उसके बाद इनके स्टेट के पास अपनी ऑटोनॉमी होती है, लेकिन उनके पास ऑटोनॉमी नहीं होती है स्टेट यूनियन टेरिटरी के पास। सीएम और इलेक्टेड गवर्नमेंट और उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा एडमिनिस्टर्ड होते हैं स्टेट, लेकिन जो यूटीज होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं एडमिनिस्टर्ड, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, जो कि अपॉइंटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अब आपको पता है कि आर्टिकल 3 क्या कहता है कि कोई भी स्टेट को फॉर्म करना है, एरिया इंक्रीज करना है, बाउंड्री ऑल्टर करनी है, या नेम ऑल्टर करना है, या किसी स्टेट को हटाना है, ये सारे आर्टिकल 3 में कहा गया है कि ये सारे हक किसको हैं, पार्लियामेंट को हैं। उसके बाद यूनियन टेरिटरी के मामले में कोई भी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती है, कंसर्न्ड लेजिस्लेचर से कोई भी सहमति लेने की जरूरत नहीं होती है, उनके बिना कंसेंट के कुछ भी चीजें जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कर सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है, जो कि स्टेट को एग्जिस्टेंस का दर्जा देती है, वो गारंटीड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आप याद रखिएगा कि इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब स्टेट को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है लेकिन यूनियन को नहीं, एज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 4 भी इसी से के बिहाफ में ये कहता है कि जो भी आर्टिकल, जैसे ये कहता है ना कि आपको आर्टिकल 4 में कि डिक्लेयर करना कि कौन सा एस्टैब्लिश करना है नए स्टेट को, जो कि आर्टिकल 2 में है, या फिर फॉर्म करना है नए स्टेट को, बाउंड्री ऑल्टर करनी है, आर्टिकल 3 में ये जो चीजें लिखी गई हैं, ये सारी चीजें अमेंडमेंट के दायरे में नहीं आती। अमेंडमेंट तभी होगा जब कोई फॉरेन टेरिटरी को इंडिया ऑक्यूपाई करता है या देता है, तब जाके अमेंडमेंट की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे नॉर्मल चीजों में अमेंडमेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। सिंपल मेजोरिटी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा इसको पास ऑन किया जा सकता है। ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू गॉट टू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी। इट्स मी अनामिका साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइस।